लोकमत एमपी डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें और उन खबरों के पीछे की कहानियां भी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आखिर क्यों लाडली बहनों के बीच पहुंचकर उनके लिए बड़े बड़े ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश की आधी आबादी को साधने में लगे हुए हैं और आखिर क्यों मोहन यादव ने आदिवासी अंचल धार के मांडू में रात्रि विश्राम करने का फैसला लिया। साथ ही हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर क्यों अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश में लगे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि गुजरात अधिवेशन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी आखिर क्यों पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देखते ही गरजने लगे। क्या उनके पीछे की मंशा थी, इसको भी हम बताएंगे। तो इन तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ आखिरी समय तक बने रहिएगा। बात सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव की। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज धार के कुक्षी में पहुंचे और जहां पर उन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यक्रम में संबोधित किया। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में महिलाएं शामिल हुई थीं और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न सिर्फ लाडली बहना योजना का जिक्र किया बल्कि इस बात का भी ऐलान किया कि सरकार आने वाले दिनों में लाडली बहनों के लिए कई नई योजनाएं चलाने की तैयारी में। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया, लेकिन कैसे बीजेपी महिलाओं पर फोकस कर रही है, कैसे महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही है और कैसे उनको आरक्षण देने का काम कर रही है, इन तमाम बातों का जिक्र मोहन यादव ने मंच से किया। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के समय, तत्कालीन शिवराज सरकार के समय लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत आज भी लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि डाली जाती है। लेकिन प्रदेश में लाडली बहना योजना की जो छाप है वो शिवराज सिंह चौहान के नाम और चेहरे के साथ जुड़ी हुई है और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है लाडली बहनों से अब अपना सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश में है। और यही वजह है कि आज हम आपको बात करें तो 9 अप्रैल और इसके बाद 10 अप्रैल को लगातार मुख्यमंत्री महिलाओं के बीच पहुंचेंगे और वहां पर महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। आज भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिलाओं के बीच पहुंचकर क्या कहा, पहले आप उसे जान लीजिए और साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के महिलाओं के लिए नई योजनाएं शुरू करने के ऐलान के बयान का क्या मायने है, उसको भी जान लीजिए। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि आखिर क्यों मोहन यादव ने कहा कि वो रात्रि विश्राम मांडू में करेंगे। आदिवासी इलाका है, राजा भोज का मंदिर जहां पर है, वहां पर मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे और इसके पीछे भी ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आदिवासियों को साधने की कोशिश में है। तो आज मुख्यमंत्री के ये जो 2 बड़े कार्यक्रम थे और उसके पीछे की कहानी क्या थी, इसको हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन अब आप जान लीजिए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से क्या कहा। और ये कांग्रेस से दूसरे 2 लोगों के मन में छाती पे सांप लौटता, क्यों दे रहे हो, फालतू दे रहे हो, बिगाड़ रहे हो, लोगों को काय के लिए दे रहे हो। अरे भाई, बहन बेटी के हाथ में पैसा जा रहा है तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुमने तो कभी दिया नहीं, तुम तो कभी देना भी नहीं चाहते, तुम्हारे मन में तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। लेकिन बहन बेटी के इज्जत बनाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है और आज धार जिले को समर्पित है अपना पूरा दिन, आज का भी और कल का भी। आज धार, अभी यहाँ कुक्षी, फिर धर्मपुरी में मांडव में रात नहीं गुजार करके हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर आदिवासी अंचल में भी रात में क्यों नहीं रहना चाहिए, ये आनंद भी अलग है। राजा भोज का शासनकाल जहाँ रहा है, अरे ये पवित्र धरती है, ऐसे में सरकार के मुखिया तो क्या हो गया, लेकिन आपके भाई हैं, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए धार में रात? अरे अपने भाई बहनों के यहाँ आज रात लेकर के धर्मपुरी में कार्यक्रम करेंगे और कल बदनावर अर्थात धार जिले से देवास तक जोड़ने वाली
4 लेन का लोकार्पण होगा। अब बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। 4 दिन का उनका अपना संसदीय क्षेत्र का दौरा है। कल भी वो अपने क्षेत्र में पहुंचे थे और आज वो बदरवास में पहुंचे, जहां पर 18 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। एक छात्रावास के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से बदरवास की जनता से सिंधिया घराने का सीधा रिश्ता कनेक्ट करते हुए नजर आए। सिंधिया ने मंच से कहा कि मेरी आवाज़ में जो बुलंदी है, जो तेवर हैं, वो इसी जनता की देन है। यानी कि सिंधिया घराने का जो कनेक्शन गुना ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ है, उसको बनाए रखने की कोशिश में ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। इसके पीछे की कहानी को भी जान लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए थे, तब वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उसके बाद वो राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन 2024 का लोकसभा सीट, गुना लोकसभा सीट से एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव उन्होंने जीत लिया। लेकिन जो बीच में सिंधिया घराने का जनता के साथ कनेक्शन डगमगाया था, उस रिश्ते को बेहतर बनाए रखने की कोशिश में ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि बीते कई दिनों में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सिंधिया के इलाके में भूमि पूजन, लोकार्पण, आरओबी का उद्घाटन से लेकर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट जो है मंजूर होते हुए नजर आ रहे हैं और तेजी के साथ सिंधिया इसका श्रेय भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस का गुजरात में अधिवेशन चल रहा है, जिसको लेकर खासी चर्चा है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जब गुजरात के कांग्रेस के सम्मेलन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको रणदीप सुरजेवाला कई बार टोकते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही मंच पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, उसी के बाद जीतू पटवारी ने गरजना शुरू कर दिया और जीतू पटवारी के निशाने पर आरएसएस पार्टी थी। जीतू पटवारी ने मंच से साफ कहा कि यदि आरएसएस से आप डर गए तो बीजेपी को नहीं हरा पाओगे। और कैसे पार्टी नेताओं के बीच में ही और रणदीप सुरजेवाला के टोकने के दौरान ही जीतू पटवारी किस तरीके से गरजते हुए नजर आए, आप उसको भी जान लीजिए। दरअसल हम आपको बता दें कि गुजरात जो अधिवेशन हो रहा है, वहाँ पर कांग्रेस के निशाने पर ना बीजेपी, इसके अलावा आरएसएस भी है। राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वक्फ बोर्ड के बाद ईसाई मिशनरियों को सरकार निशाना बनाने की कोशिश करेगी। और एक तरीके से राहुल गांधी के निशाने पर भी आरएसएस नज़र आ रही है और यही वजह है कि जीतू पटवारी ने भी मंच से आरएसएस पर ही निशाना साधा। क्या कहा जीतू पटवारी ने, आप उसे भी जानिए। गूगल सर्च करो कि कौन सी 3 सबसे भ्रष्ट सरकारें हैं, तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए। बीजेपी की सरकारों के तो आप सर्च करो, पर आरएसएस मौन रहती है। जिन नेताओं का दिमाग में ये है कि आरएसएस का विरोध करने से डर है, तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो।